हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 बिजनेस स्टडीज का स्टाफिंग चैप्टर लेकर के आए हैं और ये वीडियो वन शॉट होगा। एक शॉर्ट वीडियो में पूरा का पूरा इंटायर कंटेंट, पूरा का पूरा इंटायर टॉपिक को बेटा कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो चलो बने रहो अपने अकाउंट्स वाला के साथ। एक्सीलेंस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6 क्या है सर? हमारे स्टाफिंग क्या बोलता है? देखो, स्टाफिंग जो वर्ड है ना, शब्द का मतलब मैं बार बार बोलता हूं कि चैप्टर का नाम ही उसका काम बताता है। स्टाफिंग, स्टाफ को उसका काम सौंपना। तो स्टाफ आएगा कहां से सर? आएगा कहां से वो भी यहीं पता चलेगा। आने के बाद उसको क्या करना है सर? वो भी यहीं पता चलेगा। इट मींस स्टाफिंग बोलता है कि स्टाफिंग रेफर्स टू द कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सर। ऐसा नहीं कि आप स्टाफ रख लिए और आपका काम खत्म। वो छोड़ेगा भी तो बेटा, फिर से स्टाफ को तो लाना पड़ेगा और जो है उसको ट्रेनिंग वगैरह भी तो देना पड़ेगा। तो जी हां सर, इसमें आपको ट्रेनिंग, इसमें आपको डेवलपमेंट, इसमें आपको उसको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। यानी कि उसको सेलेक्ट करें, रिक्रूटमेंट से लेकर, सिलेक्शन से लेकर के, मोटिवेशन से लेकर के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तक का काम बेटा आपका पूरा का पूरा स्टाफिंग में ही आता है। तो क्या बोला गया सर? स्टाफिंग रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, ढूंढना, सेलेक्ट करना, उसको चुनना, सेलेक्ट करना, इवेलुएट करना। यानी कि क्या डिमेरिट है, क्या मेरिट है वो भी देखना, एंड बेटा उसको डेवलप्ड करना है ना। किसको? वर्किंग रिलेशनशिप को विथ करेंट और फ्यूचर इंप्लॉय। तुम्हारा जो करेंट इंप्लॉय और तुम्हारा फ्यूचर इंप्लॉय जो होने वाला है, वो सबके लिए ये सारा काम करना स्टाफिंग कहलाता है। आई होप क्लियर होते रहा होगा। फीचर्स ऑफ स्टाफिंग क्या है सर? फीचर हमारा स्टाफिंग का, इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है सर। किसका? मैनेजमेंट का। चलो बढ़ते रहो आगे। इट इज अ परवेसिव, परवेसिव बोले तो यूनिवर्सल एप्लीकेबल। बेटा ये हर जगह होता है, चाहे वो किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी लेवल हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, हायर लेवल हो, मिडिल लेवल हो, लोअर लेवल हो, हर एक लेवल में बेटा यहां पे तुमको आपको स्टाफिंग देखने के लिए मिलेगा। तो क्या बोला गया? इट इज अ परवेसिव फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड टू मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स। यहां पे जो तुमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में जो तुमने सुना, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहीं पे समझ में आएगा स्टाफिंग चैप्टर में ही, कि क्या कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है। तो बेसिकली तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो स्टाफिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है आपका? इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक बार नहीं, हर बार आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक बार आपने परफॉर्म कर लिया स्टाफिंग तो आपने आपका पूरा हो गया काम, नहीं सर। देन आफ्टर इट हैज अ वाइड स्कोप। सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट करना स्टाफिंग नहीं कहलाता है सर। उसको आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, उसको आपको ट्रेनिंग देना होगा, उसको आपको डेवलपमेंट के बारे में सोचना होगा, उसको आपको कंपनसेशन के बारे में सोचना होगा, उसका परफॉर्मेंस को आपको अप्रेजल करना होगा, यानी कि इवेलुएट करना होगा। आ रहा बात समझ में? आपको उसको ओरिएंटेशन, यानी कि उसको पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाना होगा, अपने इंप्लॉय को रूबरू करवाना होगा कि कैसा उसका काम है, सबसे मिलवाना होगा। उसके बीच में सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना होगा कि हु विल रिपोर्ट टू हुम। आ रहा बात समझ में कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या है तुम्हारा यहां पे? इट इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। अभी जस्ट मैंने बहुत सारा एक्टिविटी का नाम लिया, इसीलिए बोला गया है कि इट इज अ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एक्टिविटी। तो बताओ कोई दिक्कत सर इसके फीचर्स में? हो ही नहीं सकता सर, आप जो पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग क्या है सर? इंपॉर्टेंस स्टाफिंग का यहां पे तुमको इंपॉर्टेंस जो है, देखो फीचर्स, इंपॉर्टेंस, ये सब आपको याद रखना है बच्चा। आ रहा बात समझ में? याद इसलिए रखना है क्योंकि जब आपका केस स्टडी आता है ना, तो आपको केस पढ़ने के बाद बोल देता है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर्स गिवन इन दिस अबव केस। आ रहा बात समझ में? तो आपको इंपॉर्टेंस एंड फीचर्स याद होना चाहिए ताकि आप उसको समझ पाओ। तो यहां पे क्या बोला गया इसका इंपॉर्टेंस? डिस्कवर, स्टाफिंग जो होता है वो डिस्कवर, ढूंढता है, एंड ऑब्टेन्स कंपिटेंट पर्सनल, योग्य इंसान को यहां पे ढूंढा जाता है जो काम के योग्य, एंड फिलिंग द वैकेंसीज, जो भी वैकेंट सीट है, जो खाली सीट है, उसको भरा जाता है, नियुक्ति किया जाता है, स्टाफिंग किया जाता है। इंप्रूव परफॉर्मेंस, यहां पे परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव किया जाता है बाय पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। सही इंसान को सही जगह रख करके काम करवाना स्टाफिंग कहलाता है सर। उसके बाद इंश्योर कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो स्टाफिंग करता है वो इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि कंटिन्यूअस हम लोग सर्वाइव एंड ग्रोथ भी करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग अपने एम्प्लॉय का।
देन आफ्टर इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो यहां पे बोला गया ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर ओवर स्टाफिंग है, ज्यादा इंसान है, काम से ज्यादा इंसान, मान के चलो कि 8 लाख टी शर्ट बनाने का ऑर्डर आया है ना, और इस 8 लाख टी शर्ट बनाने के लिए मान के चलो 5 के लेबर मजदूर का जरूरत है, और आपके पास बेटा 7,000 मजदूर है, तो 2,000 क्या है, ज्यादा है सर, ओवर स्टाफिंग है। तो यहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का यह काम होता है कि वर्कफोर्स एंड वर्कलोड एनालिसिस, वो क्या होता है आगे भी हम लोग समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके स्टाफ को सेलेक्ट करे, अगर घट रहा है तो, और बढ़ रहा है तो उसको फिर हटाना पड़ेगा या उसको और कहीं पे डिप्यूट करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में, जिसके कारण कॉस्ट में इंक्रीजमेंट ना हो किसी भी कीमत पर, क्योंकि यार लेबर ज्यादा होंगे, ज्यादा लोग मिलकर के सामान को बनाएंगे तो कॉस्ट भागेगा ही भागेगा। और एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है, कॉस्ट को डिक्रीज करना चाहता है सर। तो और क्या बोल रहा है सर यहां पे, इंप्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। यहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन के, हाँ भाई आप काम अच्छे से करो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और मोरल यानी कि उसका कॉन्फिडेंस को भी तुमको बढ़ाना है। तो ये सब काम स्टाफिंग में ही होता है, और ये काम करता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। आई होप कि आप लोगों को इंपॉर्टेंस भी क्लियर होगा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के बारे में आप बता रहे थे सर, तो चलो आखिर की टॉपिक आ ही गया कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, क्या है सर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहां पे बोला गया HRMD, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं या जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एक है मान लो छोटा ऑर्गेनाइजेशन और एक है मान लो बड़ा। बड़ा इट मीन टाटा वगैरह का ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लो, राइट। तो जो छोटा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ये रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब काम कौन करता है सर, ये मैनेजर ही कर लेता है, ये काम मैनेजर ही कर लेता है। बट बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तुम जाओगे, मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम जाओगे, बैंक्स वगैरह में जाओगे, तो इसका एक ह्यूमन रिसोर्स का डिपार्टमेंट होता है, जो कि रिक्रूटमेंट भी वही लोग करवाएगा, इंटरव्यू वगैरह रखवाएगा, कंडक्ट करेगा। आ रहा बात समझ में, सिलेक्शन भी उन लोग के द्वारा होता है, सिलेक्शन टेस्ट, IQ टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, जितने भी तरीके का टेस्ट हैं, ये सारा टेस्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के द्वारा करवाया जाता है, ताकि हम लोग इवैल्यूएट कर सकें और अनक्वालिफाइड पर्सनल को हटा सके, जो कि जॉब के काबिल नहीं है। इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, होता है ना यार कि 5,000 सीट है और 5 लाख इंसान फॉर्म भरा, और इसमें से मान लो 5,000 सीट ही है, तो इंटरव्यू तो रखना पड़ेगा ना, वरना 5,000 आपके पास वैकेंसी है और 5 लाख इंसान ने फॉर्म को भरा, एग्जाम दिया 5 लाख इंसान ने, तो सबको कैसे रखोगे। तो उसके लिए एक इंटरव्यू रखा जाता है ना। क्यों रखा जाता है, जो भी तुम्हारा अनक्वालिफाइड जो भी टेस्ट वगैरह है उसमें लोग वहां से छट जाए, वहां से अनक्वालिफाइड इंसान को हम लोग हटा सके। आ रहा बात समझ में। तो जो मेरा रिक्वायरमेंट है, अगर वो इंसान योग्यता के काबिल है, कंपिटेंट पर्सनल है, तो हम लोग उसी से काम फिर करवाएंगे। तो ये ईच एंड एवरीथिंग, ट्रेनिंग वगैरह देना, उसको कंपनसेशन देना, वो सब काम कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो सर क्या काम है इसका, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटे ऑर्गेनाइजेशन में द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का जो फंक्शन होता है, इज परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स। अभी जस्ट मैंने बताया कि छोटा ऑर्गेनाइजेशन में यह काम कौन करता है, मैनेजर करता है। बट in large size of organization, the functions of staffing is the responsibility of separate department called HRMD, Human Resource Management Department। क्लियर हो गया होगा आपको सबको, भी जस्ट मैंने यही बताया और यहां पे थ्योरेटिकल भी आपने देख लिया। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। अब क्या है यहां पे, फॉलोइंग आर द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल। देखो यहां पे बोला गया, आप लोग के बहुत सारे सीनियर्स या बहुत सारे ब्रदर या सिस्टर HR होंगे, आपने नाम सुना होगा ना, HR ह्यूमन रिसोर्स। वो उनका काम क्या होता है सर, बेसिकली उनका काम क्या होता है। तो देखो यहां पे उनको क्या क्या एक्टिविटीज को एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना पड़ता है, ध्यान से देखना। पहला सर रिक्रूटमेंट, उनका एक ऐसा काम। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है सर, रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि जो कुछ ऐसा करना कि बहुत सारे इंप्लॉय आगे आकर के उस जॉब के वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे या तो आगे आए। आ रहा भाषा में, पब्लिक को स्टिमुलेट करना, आ रहा भाषा में, उसको क्या करना, उसको इनहेंस करना, बढ़ावा देना, इनकरेज करना, यह सब कहलाता है तुम्हारा रिक्रूटमेंट।
दूसरा क्या है सर, प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। अब उनका नेक्स्ट जो काम होता है वो प्रिपेयर करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के। भाई साहब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, काम कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्या एक पर्सनल में, क्या एक इंसान में हमें क्या चाहिए, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का नीड एंड वांट है ना, कि जब हम लोग रख रहे तो क्या वो डॉक्टर चाहिए तो किस तरह का चाहिए, इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियर चाहिए तो किस तरह का चाहिए, एक मैनेजर चाहिए तो उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, उसी को बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार करना। वो जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार कर लिए, देन आफ्टर उनका काम होता है सिलेक्शन करने का। तो सिलेक्शन करने का बहुत सारा तरीका होता है, सिलेक्शन टेस्ट वगैरह होता है ना, ये सारा चीज के द्वारा उन लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं एम्प्लॉय को। तो पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने इंटरव्यू लिया, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन को बनाया, देन आफ्टर उन्होंने सेलेक्ट किया, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कंपनसेशन। बेटा सैलरी भी तो देना पड़ेगा, फ्री में काम करवाओगे क्या, नहीं सर सैलरी भी देना पड़ेगा, तो कंपनसेशन को भी प्रिपेयर करना कि कितना पे करेंगे। एंड इंसेंटिव प्लान, इंसेंटिव का मतलब बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स दिया जाता है उसको हम लोग इंसेंटिव बोलते हैं, राइट। उसके बाद प्लेसमेंट, जॉब देना, है ना, और उसके बाद ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे ओरिएंटेशन करवाना, यानी कि जो भी न्यू एम्प्लॉय हैं उनको पुराने एम्प्लॉय से, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना और उनके बीच में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना। और नया एम्प्लॉय और उनका सुपीरियर कौन है, इट मींस उनका सीनियर्स कौन है, ये सब रिलेशनशिप स्टेब्लिश करना कहलाता है ओरिएंटेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। बेटा आपने सेलेक्ट कर लिया तो क्या विदाउट ट्रेनिंग आप काम कर लोगे क्या, कहीं पे कोई सीख के आता है क्या, नहीं सर, ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गया सर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब कि उसके बाद पुराने एम्प्लॉय के द्वारा हम लोग उसके परफॉर्मेंस को अप्रेजल यानी कि इवैल्यूएट करेंगे। क्या करेंगे सर, इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि क्या उसके अंदर पॉजिटिविटी है, क्या उसके अंदर नेगेटिविटी है, इसको हम लोग देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग फिर उसका हम लोग ग्रेड फिक्स करेंगे। तब हम लोग जाकर के एनुअली जब मीटिंग करते हैं या वीकली मीटिंग करते हैं तब उसमें जो जो खामियां हैं उसके बारे में बताएंगे। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन बाय हैंडलिंग कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। बोला गया कि अगर तुम्हारा यार एचआरएमडी यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के तुम हो तो तुम्हें उसके कंप्लेंट्स को, अपने एम्प्लॉय के कंप्लेंट्स को यार बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, उसके ग्रीवेंसेस को रिपोर्ट और क्विकली एक्शन लेने की जरूरत है कि क्या उनको प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि जो भी तुम प्लान एंड पॉलिसी बना रहे हो दोस्त, अगर उनमें वो काम कर रहा है तो या तो उनको इन्वॉल्व करके कोड ऑफ कंडक्ट को बनाओ, और नहीं तो अगर तुम बना रहे हो और देखो अपने एम्प्लॉय को कि वो एम्प्लॉय जो मेरा है वो एथिकल कोड को फॉलो करने के बाद कैसा फील कर रहा है, कहीं वो अनकंफर्टेबल तो नहीं है, वो फेवर में है कि नहीं है, कहीं वो अपोज तो नहीं कर रहा है, कहीं तुम्हारे कोई प्लान एंड पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं है। आ रहा बात समझ में। उसके बाद प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। बेटा आपको उसको जॉब सिक्योरिटी भी देना होगा कि आप आराम से यहां पे 3 साल के लिए प्लेस्ड हो गए हो, आराम से मन बना करके काम करो। ऐसा नहीं कि आज यहां कल अच्छा नहीं काम करोगे तो कल वहां भेज देंगे जी, या आप 2 दिन यहां करो 2 दिन उस ब्रांच में जाकर के काम करो, या आज यहां राजस्थान में हमारा फैक्ट्री है तो कल मत एमपी जाकर के काम करो। इस तरह से नहीं, जॉब सिक्योरिटी उसको देना है। और हैंडलिंग लॉ सूट एंड लीगल कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंपनी, और पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में उनको बताना, उनको रूबरू करवाना। दिस ऑल आर द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय एचआरएमडी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, कमेंट्स कर सकते हो, कमेंट करोगे फटाक से मैं आपको कॉल करूंगा या कमेंट्स में ही आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। यह था आपका पूरा का पूरा क्या, फॉलोइंग आर द एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। आई होप आप लोगों को एकदम क्लियर होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। कैसे हम लोग स्टाफिंग करते हैं सर, तो आओ देखते हैं सर। यानी स्टाफिंग का मतलब कैसे हम लोग ये पता करेंगे कि एम्प्लॉय चाहिए या नहीं चाहिए, है ना, और चाहिए तो कैसे पता होगा, और उसके बाद क्या क्या करना होगा। आ रहा बात समझ में। तो चलो देखो क्या है। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेट करेंगे मैन पावर रिक्रूटमेंट को। सबसे पहले हम लोग क्या एस्टिमेट करेंगे, मैन पावर रिक्रूटमेंट को, कि सच में इंसान चाहिए या ओवर स्टाफिंग है हमारे पास। कैसे करेंगे सर वो हम लोग करेंगे एसएस नंबर एंड टाइप ऑफ इंप्लॉय। कितने नंबर्स ऑफ इंप्लॉय चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 200 चाहिए, 500 चाहिए, नंबर ऑफ इंप्लॉय। और टाइप्स ऑफ इंप्लॉय क्या चाहिए, कितने इंजीनियर्स चाहिए, कितने मैनेजर चाहिए। आ रहा बात समझ में। तो ये क्या हो गया, नंबर्स ऑफ इंप्लॉय एंड टाइप्स ऑफ इंप्लॉय।
नीडेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ये नीड देखेगा कि क्या कितना नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, राइट, इन नियर फ्यूचर थ्रू, कैसे करेगा सर, दो चीज का एनालिसिस करेगा, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। ये दोनों का मतलब क्या होता है सर, यहां पे बोला गया वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब, देखो यहां पे बोला गया वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस का मतलब कि अभी आपके पास कितना काम है, काम क्या है आपके पास, दैट इज कॉल्ड वर्कलोड एनालिसिस। एंड वर्कफोर्स एनालिसिस का मतलब सर कि उस काम को करने के लिए पहले से आपके पास कितना इंप्लॉय चाहिए, मतलब है, और या कितना इंप्लॉय चाहिए। तो मेरे पास मान लो मैंने वर्कलोड एनालिसिस किया, मेरे पास निकल करके आया कि मुझे कैरी बैग बनाना है 1 CR पीस, 1 करोड़ पीस मुझे कैरी बैग बनाना है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, मुझे एक्सपोर्ट करना है किसी कंट्री में। आ रहा बात समझ में, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, तो भाई साहब मैं इंटरनेशनल ट्रेड में बिजी हूं, तो उस कंपनी ने वर्कलोड एनालिसिस करके यह पता लगाया कि काम कितना है। तो काम उनको यह दिखा कि 1 महीने के अंदर, अंडर 1 मंथ वी हैव टू क्रिएट या मेक कैरी बैग 1 करोड़ पीस। कोई दिक्कत सर नहीं। यह कैसे पता चला, वर्कलोड एनालिसिस। अब वो दूसरा क्या करेगा बेटा, वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस में उसको पता चला कि इस काम को करने के लिए उनको चाहिए, जो नीड जो है उनको, वो कम से कम 500 इंप्लॉय चाहिए, वर्कर। कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो पता किया, वर्कफोर्स एनालिसिस में उसने पता किया कि हमारे पास पहले से ही 300 वर्कर है। फिर से समझो, वर्कलोड एनालिसिस में क्या पता चला, काम कितना है और उसके लिए वर्कर कितना चाहिए। क्या पता चला वर्कलोड एनालिसिस में, कि काम कितना है उसके लिए वर्कर, तो काम क्या है 1 करोड़ पीस कैरी बैग बनाना फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट, और नीड क्या है 500 वर्कर का। ये क्या आप करके पता चला, वर्कलोड एनालिसिस। अब वर्कफोर्स एनालिसिस में हमें यह पता चला कि पता कर लो यार कितना इंप्लॉय है, तो 300 वर्कर है सर। कितना घट रहा है सर, 200, तो 200 अंडर स्टाफिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा सर, अंडर स्टाफिंग। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि 500 चाहिए वर्कर और हमें एनालिसिस करके क्या समझ में आया कि 300 वर्कर है, तो 200 वर्कर हमें अंडर स्टाफिंग, यानी कि क्या करना पड़ेगा, अब हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत, हां। अब यहां पे पता चलता कि हमारे पास 700 इंप्लॉय हैं, तो 200 क्या हो जाता, ओवर स्टाफिंग हो जाता, ज्यादा इंप्लॉय होता। आ रहा बात में, तो ज्यादा इंप्लॉय को इधर उधर फिर हम लोग डिप्यूट करते या उनको नोटिस पीरियड पे रखते कि भाई साहब अब आप देख लो कहीं और। क्योंकि देखे होगे कोविड वगैरह में बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनियां क्या किया, अपने वर्कर को निकाली काम से। तो वो क्या करके निकाली, इसी चीज को करके निकाली, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस, कि काम कितना है और इसके लिए इंसान कितना। तो इंसान देखा उसने कि ज्यादा है, तो भाई साहब उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, लोगों को हटाया। देखो यही वाला परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए किया जाता है कि उनका हर मंथ उनका ग्रेड टिक होता है, कि इनका देखो कि इस मंथ का कितना पॉइंट्स इनको मिला, ताकि आगे चल करके हटाया जाए तो किसको किसको हटाया जाएगा। आ रहा बात समझ में, चलो ये तो हो गया। अब हमें पता चला 200 इंप्लॉय का जरूरत है। कितना इंप्लॉय का बेटा जरूरत है, 200 इंप्लॉय का जरूरत है, यानी इन द फॉर्म ऑफ वर्कर का जरूरत है। तो अब हम 200 इंप्लॉय को क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे सर। कैसे, सर्च प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉय, जो कंपिटेंट इंप्लॉय होंगे, एंड स्टिमुलेट, उनको हम लोग क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, ताकि बेटा आप आओ। देखोगे एडवर्टीजमेंट वगैरह पे कि वी आर हायरिंग, इस तरह करके लिखा हुआ होता है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, इंकरेज करते हैं जॉब सीकर्स को कि आओ और आकर के यहां पे फॉर्म को भरो और आकर के इंटरव्यू दो। कोई दिक्कत नहीं सर। देन आफ्टर वो लोग क्या करते हैं सर, सिलेक्शन करते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद वो लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, चूज द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द पुल ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। आ रहा बात समझ में, यहां पे बोला गया कि वो लोग सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट उन लोग कैसे करते हैं, सिलेक्शन करते हैं वो लोग बहुत तरीके का टेस्ट लेकर के। आ रहा बात समझ में, चलो उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन क्या कहलाता है सर, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन कहलाता है कि अब जैसे ही हम लोग सेलेक्ट कर लिए एम्प्लॉय को, 200 एम्प्लॉय को, तो उन लोग को हम लोग जगह दिखाएंगे कि कहां पे आपका काम है सर।
आ रहा समझ। और ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन बोले तो इंप्लॉय ऑक्युपाई द पोस्ट एंड गेट फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन। तो ओरिएंटेशन का मतलब देखो यहां दोनों चीज का मतलब लिखा हुआ है। प्लेसमेंट का मतलब इंप्लॉय ऑक्युपाई द पोस्ट, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट, एंड ओरिएंटेशन का मतलब इंप्लॉय गेट्स फैमिलियर विथ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हो गया? ओरिएंटेशन। देखो दोनों के बारे में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उसके बाद उसको देंगे, क्योंकि यार न्यू इंप्लॉय है तो हम लोग को ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ सर? इंप्रूव द जॉब नॉलेज एंड कंपिटेंस ऑफ इंप्लॉय, उसका योग्यता को बढ़ाएंगे और जॉब नॉलेज को, स्किल को भी हम लोगों को बढ़ाना होगा। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इंप्लॉयज परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड फॉर सैलरी हाइक, कितना सैलरी बढ़ना चाहिए, प्रमोशन कैसे होना चाहिए, ये सब हम लोगों को परफॉर्मेंस अप्रेजल करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे, जब तक उनको पॉइंट्स नहीं देंगे पर मंथ, यानी कि उनका वर्क ऑफ द मंथ को हम लोग देखते हुए उनको हम लोग अप्रेजल नहीं करेंगे, इवेल्युएट नहीं करेंगे, तब तो हम लोग को नहीं पता चलेगा दोस्त कि कितना इनको सैलरी हाइक यानी कि सैलरी को बढ़ाया जाए और प्रमोट किया जाए एक्सेट्रा। प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग उसके बाद हम लोग को करना पड़ेगा। उनका अपॉर्चुनिटी फॉर हायर पोजीशन विथ मोर पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा, ज्यादा से ज्यादा उनको फिर हम लोग को पैसा देना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिर देना पड़ेगा, उनके करियर और डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना होगा। तो दिस ऑल आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार अच्छे से देख लेना, नोट सबके पास है। जिसके पास नहीं है, नंबर स्क्रॉल हो रहा है, आप वहां डीएम करो, आपको उस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप करो और आपको वहां से पीडीएफ मिल सकता है। चलो अब यहां पे है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। क्या है सर हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस? देखना जरा ध्यान से। देखो क्या बोलता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस? वी आर हायरिंग। अभी जस्ट मैंने बोला था कि ये सब सीट खाली है, आइए और इस पे विराजमान हो जाइए। वी आर हायरिंग, बट बेटा वी आर हायरिंग तो यहां पे क्या ये लोग हाथ पकड़ के लाके सीधा चेयर पे बैठा देते हैं? नहीं, ये लोग बहुत सारा टेस्ट वगैरह लेते हैं, बहुत सारा चीजों को, फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के बाद आप इस कुर्सी पे विराजमान होते हो। क्लियर है? तो क्या है सर रिक्रूटमेंट प्रोसेस? चलो आओ देखते हैं। रिक्रूटमेंट has been defined as the process of searching। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? has been defined as the process। ये एक तरह का क्या है सर? प्रोसेस है। किस चीज का? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव इंप्लॉइज का एंड स्टिमुलेटिंग देम। उनको क्या करना सर? इनकरेज करना, फोर्स करना, पुलअप करना। क्यों? टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अप्लाई करें। कोई दिक्कत नहीं सर, यही होता है रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखो बेसिकली ना तुम्हारे रिक्रूटमेंट का दो सोर्स होता है। क्लियर है? एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। जैसे सर मान के चलो इंटरनल नाम से ही क्लियर है कि अंदर का रिक्रूटमेंट, एक ऐसा सोर्स जो इंटरनल है और एक बाहर का एक्सटर्नल, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़ा सिंपल है, ध्यान से समझना, उसके बाद तो फिर हम लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे ही। मान के चलो इंटरनल सोर्स का रिक्रूटमेंट का मतलब एक है तुम्हारा सेल्स डिपार्टमेंट और एक है परचेज डिपार्टमेंट। ठीक है? ये दोनों एक कंपनी में है, XYZ लिमिटेड एक कंपनी है, उसी में एक है परचेज डिपार्टमेंट और एक है सेल्स डिपार्टमेंट। आ रहा बात समझ में? अब यहां पे क्या हुआ? परचेज डिपार्टमेंट से एक क्लर्क को उठाया गया और सेल्स डिपार्टमेंट का क्लर्क बना दिया गया। कोई दिक्कत सर? नहीं। इसको क्या बोला गया सर? इंटरनल सोर्स। क्या बोला गया? इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। यानी कि जो यहां पे जगह खाली था ना, वो कहां से लाया गया? परचेज डिपार्टमेंट से। यानी कि एक ही कंपनी के अंदर से, बाहर से इंप्लॉय नहीं आया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हो सकता है एक्स्ट्रा हो रहा होगा, इसलिए यहां पे ले आया गया, वॉटेवर, लेकिन यहां पे लाया गया एक ही कंपनी के अंदर। हां, ये भी हो सकता है यहां पे ये क्लर्क था तो यहां पे इसको अकाउंटेंट बना दिया गया या अकाउंट्स हेड बना दिया गया। तो इसको बोलते हैं प्रमोशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन करके ट्रांसफर, मतलब प्रमोशन कर दिया गया इसका, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट में। और सेम पोस्ट में हुआ तो ट्रांसफर बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? ट्रांसफर। देखो क्या होता है, अब अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया मीनिंग, इट रेफर्स टू रीअरेंजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ टू फुलफिल अप द वैकेंट जॉब। यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसी के द्वारा जॉब का जो वैकेंट सीट है उसको फुलफिल करना। एक्सटर्नल सोर्स यानी बाहर से इंप्लॉय नहीं आ रहे हैं सर,
आ रहा बात समझ में? अब देखो क्या है सर, इसका टाइप क्या है, दो टाइप है, एक है ट्रांसफर और दूसरा है प्रमोशन। अगर एक कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से अगर स्टाफ इस यहां से यहां आ रहा है तो दो तरीके से आएगा, या तो उसका ट्रांसफर होगा और या तो उसका प्रमोशन होगा। सर कैसे सर? अभी जस्ट आपने बताया, फिर से समझो। सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, यहां का क्लर्क को उठाए, राम नाम का इंसान है मान लो, इस राम नाम का इंसान यहां पे क्लर्क है, इसको सेल्स डिपार्टमेंट से हटा करके उठा करके कहां भेज दिया गया? परचेज डिपार्टमेंट में। पोस्ट बेटा सेम है, सैलरी बेटा सेम है, उसको क्या नाम से जानेंगे हम लोग? ट्रांसफर। लेकिन जो राम है वो यहां क्लर्क है सेल्स डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में आया तो अकाउंट हेड हो गया सर, समझ रहे हो? अकाउंट हेड हो गया वो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा, वर्क भी बढ़ा, तो सैलरी भी बढ़ा। तो ये सब बढ़ जाना क्या कहलाता है सर? प्रमोशन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा हुआ थर्टिकल देखो, एक सेकंड, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, शिफ्ट कर देना एक जॉब से दूसरे जॉब में, वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, है ना, और वन शिफ्ट टू अनदर शिफ्ट। रात वाले इंसान को सुबह बुला लिया गया, सुबह वाले को, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट में हो रहा है तो उसको क्या, या एक ही ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर, है ना। सब्सटेंटिव चेंजेस इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉय विदाउट, यहां पे आगे लग गया, विदाउट कोई चेंजेस हुआ, इधर से उधर अगर आ गया तो उसको ट्रांसफर बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रमोशन क्या है सर? बड़ा सिंपल है सर प्रमोशन भी। प्रमोशन लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन, उसको हायर पोजीशन में भेजना, समझ रहे हो? कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। ये सब दोगे तो बेटा पे भी तो देना पड़ेगा, यानी कि पैसा भी तो देना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये इसको क्या बोला गया? प्रमोशन। कोई दिक्कत नहीं। तो कितना सोर्स? दो सोर्स रिक्रूटमेंट का, दो सोर्स। कौन कौन सा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का कितना सोर्स, कितना टाइप? दो टाइप। इंटरनल का दो टाइप, ट्रांसफर एंड प्रमोशन। चलो आते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है सर? देखो जरा, अगर तुम इंटरनल में देखोगे तो दो टाइप, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। तो प्रमोशन एंड ट्रांसफर अगर कर रहे हो तो उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है, ध्यान से समझना। फायदा तुम्हारा है, मोटिवेट्स एम्प्लॉय टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अरे अरे राम का ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, ज्यादा सैलरी राम को मिल रहा है, तो श्याम भी बोलेगा कि बेटा कल से हम भी अच्छे से काम करेंगे। परफॉर्मेंस को अप्रेजल किया जाएगा तो हो सकता है हमको भी यहां से उठा करके प्रमोट कर दिया जाए। तो यहां पे क्या हुआ, एक एडवांटेज तुमको समझ में आया ना कि मोटिवेशन मिल रहा है किसको? एम्प्लॉय को। दूसरा, सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, आराम से कर दिया गया, कोई बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं, इंटरव्यू वगैरह नहीं हुआ। आ रहा बात समझ में? आराम से सिंप्लीफिकेशन यहां पे हुआ और बस उनको एक मेल गया रात में राम को कि कल से आपको प्रमोट कर दिया जाता है सेल्स डिपार्टमेंट टू परचेज डिपार्टमेंट विथ हायर डेजिग्नेशन, अकाउंट्स हेड बना दिया गया। तो सिंप्लीफिकेशन भी है सर, ज्यादा तामझाम नहीं है। नो नीड ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, यहां पे वो इंडक्शन ट्रेनिंग का कोई जरूरत नहीं है। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब ओरिएंटेशन का कोई जरूरत नहीं है, वो फैमिलियर है पहले से ऑर्गेनाइजेशन से। राम पहले से परचेज डिपार्टमेंट में था, सेल्स डिपार्टमेंट में कर दिया गया, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का था ना, तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का था तो उसको सब लोग पहचानते थे, तो ओरिएंटेशन का, इंडक्शन का कोई जरूरत ही नहीं हुआ सर। आ रहा बात समझ में? तो यहां पे ये फायदा हुआ। मेंटेनेंस ऑफ एडुक्वेट वर्कफोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ना इंप्लॉय घटा और ना इंप्लॉय बढ़ा, बैलेंस हो गया। बस यहां से उठा के यहां कर दिया गया। 10 इंप्लॉय था या 100 इंप्लॉय था तो राम भी उसमें था ना, तो राम को यहां से उठा के वहां कर दिया गया, तो 100 का 100 ही रह गया। आ रहा बात समझ में? तो बढ़ा भी नहीं घटा भी नहीं। उसके बाद जॉब्स आर फील्ड इकोनॉमिकली, और बेटा यहां पे से तुम बाहर से कोई इंप्लॉय को नहीं बुला रहे हो, राम को ही समझा बुझा करके प्रमोट कर दे रहे हो सकता है बाहर का इंप्लॉय 40,000, 50,000 या 1 लाख रुपया लेता मंथली जिस वैकेंट सीट का, हो सकता है राम यार 80,000 में मान जाएगा, 90,000 मान, क्यों 10-5,000 कम ही मान जाएगा, क्योंकि एक उसका सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ। आ रहा हो? तो ये इकोनॉमिकली है, यानी कि सस्ता भी है थोड़ा। डिसएडवांटेज क्या है? स्कोप फॉर इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस्ड। बोला गया कि जो तुम्हारे पास फ्रेश टैलेंट आता, अगर तुम एक्सटर्नल से लाते तो वो नहीं आ पाएगा सर। राम पहले भी था तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में, राम अभी भी है तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में। टैलेंट बढ़ा क्या तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का? ओवरऑल देखो, ओवरऑल देखो कि टैलेंट क्या बढ़ा? नहीं सर। उसके बाद टाइम बाउंड प्रमोशन मेक एम्प्लॉयज लेथार्जिक, यानी कि बोला गया कि
इंप्लॉय तो वही है ना आखिर में। टाइम बाउंडेशन अगर तुम उसका थोड़ा बढ़ा रहे हो या कुछ घटा रहे हो तो यार वो वही इंप्लॉय है ना। कुछ इसमें एनर्जेटिक कहां से आ जाएगा, कहां से आ जाएगा एनर्जेटिक। राम मान लो को सोने का आदत है, उसको काम करते करते सोने का आदत है, तो वो वहां भी सोएगा। आ रहा बस में कोई इंप्रूवमेंट तो है नहीं। उसके बाद क्या है डिसएडवांटेज का, नॉट एप्लीकेबल टू न्यू एंटरप्राइजेस। अगर तुम नया कंपनी चला रहे हो तब तुम ये इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते हो। समझ रहे हो क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो नया ही ऑर्गेनाइजेशन है सर। राम अभी परचेज डिपार्टमेंट का पूरा काम सीखा कहां था जो आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट में ला रहे हो, है ना। तो ये हमेशा होगा पुराने एंटरप्राइजेस में। स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉय इज हैम्पर्ड। यहां पे बोला गया कि कोई न्यू इंसान नहीं आया, इसीलिए कंपटीशन का भावना नहीं है। राम को कल भी सब जानता था, आज भी सब जान रहा है। आ रहा बात में, तो राम किस कंपिटेंस का है, क्यों किस योग का है, ये सबको पता है। तो एक तुम्हारा कंपटीशन का भावना को यहां पे हैम्पर्ड मिलता है, यानी कि उसको नुकसान पहुंचता है कि यार कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। क्लियर है, काम करने का जो तरीका था पहले वही रहेगा। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर रिड्यूस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी। हां, अब तुम ट्रांसफर तुरंत राम को उठा के सेल्स से परचेज में, परचेज से फाइनेंस में, फाइनेंस से प्रोडक्शन में करते जाओगे तो राम सीख कहां पा रहा है काम। ना वो सेल्स डिपार्टमेंट का बढ़िया से ट्रेनिंग ले पा रहा है, ना वो परचेज डिपार्टमेंट का बढ़िया से ट्रेनिंग ले पा रहा है, ना वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बढ़िया से ट्रेनिंग ले पा रहा है। आ रहा बात समझ में। तो तुम यहां पे उसको थोड़ा सा नुकसान पहुंचा रहे हो, उसका प्रोडक्टिविटी को घटा रहे हो। आई होप के क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है सर। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि बाहर से भी इंप्लॉय आएगा। यहां पे इंटरनल में क्या होता था, इंटरनल में अंदर का ही इंप्लॉय को हम लोग ट्रांसफर या प्रमोशन के थ्रू रख लेते थे। यहां पे क्या हो रहा है, बाहर से इंप्लॉय आ रहा है एक्सटर्नल सोर्स से। तो क्या बोला गया सर, इट रेफर्स टू सर्चिंग। यहां पे सर्च किया जाता है फॉर इंप्लॉयज फ्रॉम द सोर्स आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आ रहा बात समझ में, कैसे सर, देखो ध्यान से, क्या 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 सोर्स है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो क्या लिखेंगे सर हम लोग, सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है सर, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देखिए हो तुम लोग, कोई कोई फैक्ट्री के बाहर में लिखा हुआ रहता है लेबर की आवश्यकता है, कोई कोई कपड़े का दुकान के बाहर लिखा हुआ रहता है सेल्समैन की जरूरत है, 8,000 रुपया पगार, 8,000 रुपया मंथली पेमेंट। छोटे छोटे या मार्केट, बड़े बड़े मार्केट में जाओगे तो कपड़ा का जो दुकान होता है या मोबाइल का दुकान होता है तो सेल्समैन की आवश्यकता है, मेल और फीमेल दोनों चलेगा, दोनों में से कोई एक चलेगा, है ना। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है वो, क्या कर रहा है, फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ रहता है पोस्टर में या फैक्ट्री के मेन गेट पे, कहां का वर्कर की जरूरत है, नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट, इतना घंटा काम, मशीन ऑपरेटर की जरूरत है। तो ये सब क्या है सर, ये सब है तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अंडर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अ नोटिस इज प्लेस्ड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द एंटरप्राइज स्पेसिफाइंग द डिटेल ऑफ द जॉब अवेलेबल। जो भी जॉब अवेलेबल है, मशीन ऑपरेटर चाहिए, सेल्समैन चाहिए, व्हाटएवर, वो सब उसमें लिखा होता है। Then after casual caller, many reputed business organization keep a database of unsolicited applicant, यानी कि जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, है ना, जो जॉब सीकर्स हैं, जो कम योग्यता वाले थे पहले, उनका तुम क्या कर लिया, उनका तुमने नंबर रख लिया था। तुमने जैसे मान लो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में आया या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई आया, इंटरव्यू दिया, इस बार सेलेक्ट नहीं हुआ, रिज्यूम अपना छोड़ गया, हमने उससे क्या बोला कि इस बार तो आप नहीं हो पाया, आपका बेस्ट लक फॉर नेक्स्ट टाइम बोलते हैं ना। तो वो क्यों बोलते हैं सर हम लोग, ताकि तुम अगले बार अच्छे से प्रिपरेशन करके आओ। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां उस फाइल को हम लोग मेंटेन करते हैं और उस फाइल में से रिज्यूम निकाल करके कॉल करेंगे अगर हम लोग को रिक्रूटमेंट करना है तो, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं सर, एक फाइल मेंटेन करते हैं, सच जॉब सीकर्स कैन बी अ वैल्यूएबल सोर्सेस ऑफ मैन पावर। एडवर्टीजमेंट हम लोग निकाल देंगे सर, बाहर से अगर इंप्लॉय चाहिए तो। द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज एडवर्टाइजिंग अबाउट द वैकेंट जॉब पोजीशन। मीडिया को सिलेक्ट करेंगे, डिजिटल एडवर्टीजमेंट करना है, न्यूज़पेपर के थ्रू करना है, कैसे करना है वो हम लोग यहां से स्टार्ट कर देंगे एडवर्टीजमेंट करना। देखोगे तुम डिजिटली आता है, वी आर हायरिंग, ऐसे ऐसे करके। उसके बाद क्या है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। बेसिकली गवर्नमेंट क्या करता है ना, यहां पे देखो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रन बाय द गवर्नमेंट आर रिगार्डेड एज अ गुड सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द अनस्किल एंड स्किल ऑपरेटिव जॉब्स। गवर्नमेंट क्या करता है कि इस तरह का एम्प्लॉय जो अनस्किल और स्किल बेस्ड जॉब का जो ढूंढता है
कॉर्पोरेट वाला, उसको यहां से ये लोग एम्प्लॉय सप्लाई करता है। देन आफ्टर प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, बोला गया कि बहुत सारा प्लेसमेंट एजेंसीज होते हैं, लाइक सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं वो लोग क्या होता है, उन लोग एक एजेंसी से बिलोंग करते हैं सर। देखते हो पूरा एकदम विसिल सिटी उटी लगा करके, शर्ट में एकदम वर्दी में वो लोग रहते हैं अपना यूनिफॉर्म में, है ना। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अपार्टमेंट वगैरह में देखोगे, या ज्वेलरी शॉप में देखो, या बड़े बड़े जिम्स वगैरह में देखोगे, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में देखे होगे, पार्किंग वगैरह में रहते हैं, गाड़ी इधर लगाइए उधर लगाइए। तो वो लोग क्या, वो लोग एक एजेंसी के थ्रू होते हैं। सिमिलरली एम्प्लॉय जो जॉब सीकर्स होते हैं वो लोग जाते हैं ऐसे ऐसे एजेंसी में जो मैन पावर सप्लाई करते हैं, है ना, वहां पे जाकर के अपना रिज्यूम छोड़ आते हैं वो। और जब कॉर्पोरेट को जरूरत होता है तो उनको प्लेसमेंट वाले से कंसल्ट करते हैं, जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट है, क्योंकि बिना पैसा का तो यार वो भी बिजनेस कर रहे हैं, ये भी बिजनेस कर रहे हैं, बिना पैसा का तो कुछ हो नहीं सरा। तो वो लोग उस बीच में अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो लोग वहां से एम्प्लॉय को लेते हैं। तो क्या बोला गया, प्लेसमेंट एजेंसी प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फॉर्म हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्रूट टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल। जैसा भी आपको चाहिए, है ना, वैसा आपको इंप्लॉय यहां से मिल जाएगा। कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो जग जाहिर है यार, ये तो जग जाहिर है कि कंपनीज के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जाते हैं बड़े बड़े कॉलेजेस में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, है ना, आईआईटी कॉलेज हो गया, एनआईटी कॉलेज हो गया, तुम्हारा मेडिकल कॉलेज हो गया, मैनेजमेंट कॉलेज हो गया, ये सब जगह जाकर के, या उनको टेक्निकल बेस चाहिए तो आईटीआई कॉलेज भी हो गया बड़ा बड़ा, तो वहां से जाकर के एज पर देयर रिक्वायरमेंट वो लोग वहां से क्या करते हैं, कैंडिडेट को उठाते हैं पैकेज देकर के। सुना होगा तुमने, इस कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज इतना गया, इतना एलपीए लाख पर एनम इनको मिला, 10 लाख एलपीए, 15 लाख एलपीए, है ना, 15 एलपीए। ये सारा चीज क्या होता है, कैंपस सिलेक्शन होता है। कोई दिक्कत सर समझने में, पर एनम। तो वहां पे क्या बोला गया सर, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी हैव बिकम अ पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फ्रेश टैलेंट आपको यहां से मिलता है। क्या मिलता है सर, फ्रेश टैलेंट एकदम, क्योंकि कॉलेज में भी लोग नया नया पढ़ा है, इंजीनियर चाहिए तो चलो एकदम आईआईटी खड़गपुर या आईआईटी रुड़की से हम लोग उठा करके लाते हैं, क्योंकि टॉप का कॉलेज है वहां पे, है ना। चलो आईआईएम अहमदाबाद अगर मैनेजमेंट का चाहिए तो चलो अहमदाबाद से लेकर के आते हैं। अरे एम्स वगैरह चलो, अगर डॉक्टर चाहिए तो यहां पे क्या हो गया सर, यहां पे एकदम फ्रेश टैलेंट लोगों को मिलता है। तो कंपनीज के जो हायर लेवल का अथॉरिटी के जो लोग होते हैं, यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं, वो जाकर के बीओडी वगैरह हो गए, वो लोग जाकर के वहां से कैंपस सिलेक्शन करके लोगों को लेकर के आते हैं। रिकमेंडेशन ऑफ इंप्लॉय, अपना ही इंप्लॉय को बोल दिया जाता है कि देखो यार तुम्हारा कोई भाई बंधु होगा तो उसको बुला लो, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं, अपना ही कोई होगा तो उसको बुला लो, तुम्हारा कोई भाई होगा, तुम्हारा कोई चाचा होंगे, तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा, तो हमारे पास जॉब का वैकेंट सीट खाली है, वहां पे बुला लो, है ना। तो क्या बोला गया, एप्लीकेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंट इंप्लॉय, जो तुम्हारा अभी प्रेजेंट एग्जिस्टिंग इंप्लॉय है, उनके थ्रू तुम किसी को लेकर के आए काम में, दैट इज द ऑल्सो अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड इट इज कम अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ इंप्लॉइज। कोई दिक्कत नहीं सर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, बहुत सारा गांव वगैरह में क्या होता है ना, लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है, उनके पास बहुत सारा लेबर होता है। तो फैक्ट्री वाला क्या करता है ना, उस लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कांटेक्ट करता है और वो बताते हैं कि मुझे 50, 100, 150, 200 जो भी नंबर्स एंड टाइप्स ऑफ इंप्लॉय उनको बता देते हैं, और वो लोग उनको उस लेवल का इंप्लॉय दे देता है। वेब पब्लिशिंग, भाई बहुत सारा अब ऐसा ये आ गया जो जॉब सीकर्स अपने आप को वहां पे रजिस्टर्ड करते हैं, जैसे वर्क इंडिया, नाम सुना होगा तुमने। वर्क इंडिया क्या है, एक तरह का वेबसाइट है, वहां पे जाकर के लोग जॉब सीकर जो होते हैं अपना रिज्यूम वगैरह डालते हैं, और उनको बराबर नोटिफिकेशन आता रहता है कि यहां पे खाली है जॉब, यहां पे खाली है जॉब। तो यहां पे रिक्रूटर भी जाता है, अरे यहां पे इंप्लॉयर भी जाता है और जॉब सीकर भी जाता है। तो इंप्लॉयर क्यों जाता है, जॉब सीकर को ढूंढने, और जॉब सीकर क्यों जा रहा है, जॉब को ढूंढने, सिंपल सा बात। और लास्ट क्या हमारा, एडवर्टीजमेंट ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन वगैरह में भी आते रहता है। तो तुम टेलीविजन नहीं भी याद रखोगे तो बस एडवर्टीजमेंट याद रख लेना, उसमें ये सब सोर्सेस ऑफ एडवर्टीजमेंट आ जाता है। आई होप तुम लोगों को ये दोनों सोर्स रिक्रूटमेंट का क्लियर होगा। तो बताओ कोई दिक्कत समझने में, नहीं। अब इसका क्या एडवांटेज है सर, यहां पे जो तुम्हारा एडवांटेज है वो है अट्रैक्ट क्वालिफाइड पर्सनल टू अप्लाई फॉर द जॉब। यहां पे तुमने क्या किया, एक्सटर्नल बाहर से तुम्हारा इंप्लॉय आ रहा ना, तो तुमने क्या किया, डायरेक्ट क्वालिफाइड पर्सनल्स को टारगेट किया, चले गए कैंपस सिलेक्शन करने के लिए। आ रहा समझ में, वहां पे जाकर के तुमने फ्रेश टैलेंट को उठाया,
तो क्वालिफाइड पर्सनल ऑब्वियस सी बात है कि तुमको मिलेगा। देन आफ्टर गिव्स अ वाइडर चॉइस, बहुत सारा चॉइस है ना हमारे पास, अभी देखा कितना सारा चॉइस के बारे में हमने पढ़ा, 10-12 था, तो बहुत बड़ा चॉइस हमें मिल जाता, किसी से भी उठा लेंगे यार। कैंपस सिलेक्शन में ही गए तो हजारों लोग वहां पे लाइन में खड़े हैं, जिनके पास स्किल होगा उनको हम उठाएंगे भाई, पैसा देना है हमें। ब्रिंग्स फ्रेश टैलेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक और तुम्हारा एडवांटेज क्या है कि तुम अगर एक्सटर्नल सोर्स से इंप्लॉय लेकर के आते हो तो एक बहुत बड़ा फ्रेश टैलेंट मिलने का एक जरिया है तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डेवलप्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट अमंग द एग्जिस्टिंग स्टाफ, और बाहर से तुम इंप्लॉय लेकर के आ रहे हो तो जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉय है उनका मोरल और बूस्ट होगा, और एक कंपटीशन का एक एनवायरनमेंट बेटा जनरेट होता है, क्रिएट होता है। आ रहा बात समझ में? उनको लगता है कि अच्छा बाहर से इंप्लॉय आ रहा है, एग्जिस्टिंग इंप्लॉय ये सोचेगा कि अच्छा बाहर से इंप्लॉय आ रहा है, हो सकता है हमारा पत्ता कहीं कट ना जाए, तो चलो अच्छे से काम करो हमेशा। और वो सोचेंगे अरे यार इंटरनल सोर्स तो रिक्रूटमेंट करता है, ये इसको उठा के वहां भेजता है, उसको उठा के वहां लाता है, बाहर से तो ये इंप्लॉय लाता ही नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उन लोग हमेशा काम जो करेंगे वो बाय हुक एंड क्रूक जैसे तैसे। उसके बाद डिसएडवांटेज भी है कुछ कुछ, क्या है सर? डेवलप्स डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, हाँ थोड़ा सा वो निराश हो सकते हैं, थोड़ा सा इतू सा कि यार बताओ बाहर से इंप्लॉय लेकर के आ गए, हम लोग को प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं ये, तो थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन मिल सकता है। लेंदी प्रोसेस है बेटा, ये तुम्हारा एक लेंदी प्रोसेस है, क्यों है वो भी हम लोग देखेंगे जब सिलेक्शन प्रोसेस जब देखेंगे एक बार, तो ठीक है। तो ये एक तुम्हारा लेंदी प्रोसेस है। उसके बाद हेवी कॉस्ट ऑन एडवर्टीजमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक हेवी अमाउंट खर्च होता है, एडवर्टीजमेंट एक हेवी अमाउंट खर्च होता है, ऐसे फ्री में नहीं हो जाता है सर। आ रहा बात समझ में? तो ये सारा चीज इसका डिसएडवांटेज में है। अब हम लोग यहां पे पढ़ेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सिलेक्शन प्रोसेस, और आई थिंक कि ये लास्ट टॉपिक होगा, या इसके बाद जॉब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक थोड़ा सा टॉपिक और बच जाएगा, तो कोई बात नहीं, वन शॉट मतलब वन शॉट। चलो देखो क्या है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि कैसे सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस, सबसे पहले सिलेक्शन के बारे में जानेंगे, क्या है सर सिलेक्शन। और स्टेट बोर्ड आप लोग याद रखना छोटा छोटा बेटा डेफिनेशन पूछ देता है आपसे, इसीलिए आप लोग हर एक डेफिनेशन पे इंसिस्ट करोगे। और सीबीएस बिहार, ये हो गया स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए मैंने बोला ये बात, या जो भी यूपी वगैरह से पढ़ रहे बच्चे। और जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड आप लोग हर चीज को दिमाग में रखोगे, हर चीज को, क्योंकि केस स्टडीज में आपसे क्या पूछेगा, कहां से पूछ रहा है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलो देखो क्या, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, यहां पे सिलेक्शन में पहचाना जाता है, आइडेंटिफाइंग किया जाता है, उसके बाद चूज किया जाता है द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर द जॉब। बहुत सारा लोग यहां पे होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, उसमें से तुमको चूज करना है बेटा, समझ रहे हो, उसमें से तुमको चूज करना है। तो कैसे करेंगे सर? सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, हम लोग क्या करेंगे? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग करेंगे, उसको बोला गया एलिमिनेशन ऑफ अनक्वालिफाइड एंड अनफिट जॉब सीकर। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का मतलब यानी कि यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एलिमिनेट कर रहे हैं, यानी कि गायब कर रहे हैं, किसको? अनक्वालिफाइड एंड अनफिट जॉब सीकर को। क्योंकि बेटा बहुत सारे लोग आ गए ना, जब तुमने रिक्रूटमेंट निकाला, एडवर्टीजमेंट दिया, तो बहुत सारे फॉर्म आ गए, बहुत सारे रिज्यूम आ गए, बायोडाटा आ गए आपके पास, जिसको सर्कुलम वैड भी बोला जाता है स्टैंडर्ड लैंग्वेज में, है ना। तो बहुत सारे रिज्यूम जमा हो जाने के बाद वहां पे अनक्वालिफाइड पीपल भी तो है, अनफिट लोग भी तो, जो आपके जॉब के काबिल नहीं है, कंपिटेंट पर्सन नहीं है, तो उनको आपको क्या करना है? हटाना है सबसे पहले। क्लियर है? कुछ ऐसा शर्त रख दिया जाता है कि हटा दिया जाता है, जैसे मान के चलो तुमने रख दिया कि नहीं ग्रेजुएशन किया हुआ होना चाहिए, या मास्टर डिग्री किया हुआ होना चाहिए, या बीटेक होल्डर को ही हम लेंगे, या एमटेक किया हुआ होना चाहिए, कुछ भी इस तरह का शर्त रख दिया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन टेस्ट, बेटा बहुत सारा टेस्ट लिया जाता है, सबका अपना अपना है। जैसे एक हो गया तुम्हारा आईक्यू टेस्ट, आईक्यू को चेक किया जाता है ना, कि कितना ज्यादा तुम चीजों को समझ सकते हो। एप्टीट्यूड टेस्ट, क्या तुम्हारे अंदर स्किल है नए नए काम को सीखने का। आ रहा बात समझ में? ये सारा टेस्ट, ट्रेड टेस्ट वगैरह लिया जाता है ना। पर्सनालिटी टेस्ट देखा जाता है कि क्या इसका स्पीकिंग, क्या इसका कम्युनिकेशन है। तो ये सब टेस्ट लेने के बाद सिलेक्शन होता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू लिया जाता है सर, इन डेप्थ
कन्वर्सेशन टू इवेलुएट एप्लीकेंट सुटेबिलिटी, बोला गया कि इंटरव्यू में बुला करके उनसे पूरा डीपली कन्वर्सेशन किया जाता है, बातचीत किया जाता है, सो दैट हम लोग उनके बारे में जान सके और अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट कर सके। देन आफ्टर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उनका बेटा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, वेरीफाई एंड गेन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एप्लीकेंट, उनका हम लोग बैकग्राउंड वगैरह चेक करेंगे। जैसे तुम गवर्नमेंट वगैरह में देखोगे तो वहां पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट जाकर के थाना से लिखवा करके लाओ जी, पुलिस स्टेशन से, है ना, तो बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि कहीं इस पे कोई मुकदमा वगैरह पे तो नहीं चल रहा है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जो एम्प्लॉय है उसका बैकग्राउंड भी चेक करेंगे कि जो कंपनी वो छोड़ करके आ रहा है उस कंपनी में कॉल करके पूछो तो कि इस नाम का बंदा काम करता था कि नहीं, और अगर करता था तो क्या इसका परफॉर्मेंस था, कहीं चोरी वगैरह करके तो नहीं भागा है। आ रहा बात समझ में? तो ये सारा चीज हो गया। देन आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन, उसके बाद हम लोग सिलेक्शन डिसीजन, कैंडिडेट हु पास टेस्ट, इंटरव्यू एंड रेफरेंस चेक, ये सब हो जाने के बाद दे आर फाइनली सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ जाता है आपको, है ना, कि आप सिलेक्ट हो गए हो। देन आफ्टर मेडिकल एग्जाम होता है बेटा, कैंडिडेट अंडरगोज अ मेडिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है ना वो आपका इंश्योरेंस वगैरह करवाती है, तो इंश्योरेंस करवाने के लिए आपका मेडिकल टेस्ट होता है कि कहीं आपको पहले से भी कोई डिजीज बीमारी वगैरह तो नहीं है, और अगर है तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिर इंश्योरेंस किया जाएगा, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपका फिर पॉलिसी होगा, है ना, इंश्योरेंस होगा, कवरेज होगा। तो ये सब चीज होता है। उसके बाद जॉब ऑफर कर दिया जाता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, जिसको ज्वाइनिंग लेटर बोला जाता है, इज ऑफर टू द एप्लीकेंट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेंट, यानी कि बोला गया उनके मेल पे जॉब लेटर आ जाता है, पहले तो कुरियर वगैरह से आता था, अब मेल पे आ जाता है, उस मेल के जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि जॉब लेटर पे, जॉब ऑफर लेटर पे, ऑफर लेटर बोला जाता है, ऑफर लेटर पे सैलरी, डेजिग्नेशन, वर्क प्लेस, जॉब डिस्क्रिप्शन, ये सब लिखा होता है। आ रहा बात समझ में कि क्या करना है, कितने टाइम तक करना है, क्या सैलरी होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपका लिखा होता है उस ऑफर लेटर में, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो ठीक है, अदरवाइज क्विट द जॉब। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंप्लॉयमेंट, अगर तुम इसको एक्सेप्ट कर लिए तो कॉन्ट्रैक्ट होगा फिर तुम्हारे और इंप्लॉयर के बीच में, आ रहा बात में, बिजनेस मैन के बीच में यानी इंप्लॉयर के बीच में और इंप्लॉय के बीच में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट नहीं सर, थोड़ा सा एग्रीमेंट, विच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स, यानी कि विच इज बाउंडेड बाय लॉ, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट टूट सकता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, लीगल बाउंडेड हो गया वो, लीगली बाउंडेशन बाय लॉ, उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो यहां पे क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि एम्प्लॉयर तो क्या क्या दे रहा है वो तो सारा चीज लिखा हुआ है, एम्प्लॉय भी छोड़ करके आपको नहीं जा सकता है सर इतने दिनों के अंदर, और अगर वो जा रहा है तो उसके इतने दिन पहले नोटिस पीरियड देना होगा, नोटिस पीरियड में रहना होगा, कोई दिक्कत सर नहीं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। क्या है सर ट्रेनिंग, क्या है डेवलपमेंट, ये सब हो जाने के बाद सेलेक्ट हो गया एम्प्लॉय, अब उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा सर। एम्प्लॉय को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग फॉर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आ रहा बात समझ में? तो क्या करना होगा ट्रेनिंग देने के लिए, देखो यहां पे ध्यान से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब इज एन अटेम्प्ट, ये एक अटेम्प्ट है जो किया जाता है ना, टू इंप्रूव द करेंट और फ्यूचर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्या किया जा रहा है यहां पे, इंप्रूव करने के लिए जो करेंट इंप्लॉय है और जो फ्यूचर इंप्लॉय है उनके परफॉर्मेंस को, बाय इंक्रीजिंग एन एम्प्लॉय एबिलिटी, किस चीज को बढ़ाने के लिए, इंप्लॉय के एबिलिटी को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, परफॉर्मिंग, है ना, थ्रू लर्निंग, यूजुअली बाय चेंजिंग द एम्प्लॉयज एटीट्यूड, ताकि बेटा एम्प्लॉय के एटीट्यूड में चेंजेस आए और इंक्रीज करे हिज और हर स्किल। तो देखो यहां पे कुछ कुछ चीज है जिसको मैं अंडरलाइन करूंगा, देखना क्या है। सबसे पहले इंप्लॉयज का परफॉर्मेंस को बढ़ाना, देन आफ्टर इंप्लॉयज के एबिलिटी को बढ़ाना, उसके बाद इंप्लॉयज के एटीट्यूड को इंक्रीज करना और उसके स्किल को इंक्रीज करना। तो ये चार चीज के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, जो जो चीजों को मैंने अंडरलाइन किया, क्या क्या, इंप्लॉयज परफॉर्मेंस, इंप्लॉय एबिलिटी, इंप्लॉयज एटीट्यूड और उसके स्किल को। कोई दिक्कत नहीं सर, अंडरलाइन कर दिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट,
इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोला गया, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों आखिर में हम लोग ट्रेनिंग दे सर? एक ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को क्यों ट्रेनिंग देता है? वाई? एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सर, क्यों हम लोग आखिर की ट्रेनिंग देंगे, है ना? तो यहां पे बोला गया कि अगर तुम ट्रेनिंग नहीं दोगे एम्प्लॉय को तो वेस्टेज करेगा तुम्हारा बेटा मटेरियल को, वो एक्सीडेंट होगा उसका काम करने के दौरान, फिर दौड़ते रहो उसको ट्रीटमेंट करवाने के लिए, दो कंपनसेशन, फिर समझ रहे हो? तो वहां पे बोला गया कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को भी फायदा होता है ट्रेनिंग देने का और ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होता है। तो क्या फायदा होता है सर? देखो ध्यान से, सिस्टमैटिक लर्निंग प्रिवेंट वेस्टेज, यानी कि जो अगर तुम सिस्टमैटिक लर्निंग कर रहे हो तो प्रिवेंट यानी कि स्टॉप करता है ये किस चीज को? वेस्टेज को। किस चीज का? एफर्ट एंड मनी। आ रहा बात समझ में? यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा है सर? ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है कि ये रोक रहा है वेस्टेज को, क्योंकि इंप्लॉय को ट्रेनिंग मिला ना, सीख गया काम करना ना। चलो दूसरा, इनहैंस यानी कि बढ़ाता है किस चीज को? इंप्लॉय के प्रोडक्टिविटी को, है ना, लीडिंग टू हायर प्रॉफिट, और ताकि इंप्लॉय भी ज्यादा पैसा कमाए, ऑर्गेनाइजेशन भी ज्यादा पैसा कमाए। कोई दिक्कत सर? नहीं। पहला क्या किया? प्रिवेंट वेस्टेज यानी कि स्टॉप द वेस्टेज, और दूसरा इंक्रीज इंप्लॉय प्रोडक्टिविटी यानी कि इनहैंस इंप्लॉयज प्रोडक्टिविटी। कोई दिक्कत सर? नहीं। तीसरा, इनेबल इंप्लॉय टू बिकम मैनेजर इन फ्यूचर, और इंप्लॉय जो होगा वो उसके पास ये क्षमता आ जाएगी कि वो मैनेजर बने आगे फ्यूचर में। सिंपल सा चीज, ताकि तुम्हें किसी और का जरूरत ना हो, बहुत कम से कम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करने की जरूरत हो, क्योंकि उसमें तो खर्च है ना बेटा। आ रहा बात समझ में? उसके बाद इंक्रीज इंप्लॉय मोरल एंड रिड्यूस्ड इंप्लॉय टर्नओवर, यानी बोल रहा है कि इंप्लॉयज का मोरल यानी उसका कॉन्फिडेंस और इंप्लॉय को बार बार काम छोड़ के जाने से रोकना। आ रहा बात समझ में? तो यहां पे बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत फायदेमंद है ट्रेनिंग। क्यों फायदेमंद है सर? कि ये इंक्रीज करता है इंप्लॉय के कॉन्फिडेंस को और कम करता है इंप्लॉय के टर्नओवर को, यानी कि बार बार छोड़ करके तुम्हारा इंप्लॉय नहीं जाएगा अगर बेटा तुम उसको वेल ट्रेंड कर दोगे तो। और ऑब्टेन्स बेटर रिस्पॉन्स टू द डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि देखो हमेशा हमारा मैनेजमेंट और हमारा इन्वायरमेंट क्या है? डायनेमिक है, हमेशा चेंजेस होते रहता है। तो आपके पास आपका ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय भी आपको ऐसा होना चाहिए कि हमेशा वो भी डायनेमिक हो, कि जब भी चेंजेस आए वो भी चेंज हो जाए एज पर चेंजिंग टेक प्लेस इन द इन्वायरमेंट। आ रहा बात समझ में? उसके बाद टू एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय को क्या फायदा है भाई? देखो एम्प्लॉय को क्या फायदा है? लीड्स टू बेटर करियर ड्यू टू इंप्रूव्ड स्किल, उसको पर्सनल ग्रोथ मिल रहा है ना। हम अपने एम्प्लॉय को अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह दे दिए तो वो भी तो काम सीख गया। आ रहा बात में? वो भी तो काम सीखा तो उसका क्या हुआ? इंप्रूव्ड स्किल हुआ। उसके बाद मेरे पास आज है, कल कहीं और जाएगा तो कहीं अच्छे से काम करेगा। और उसके बाद इंक्रीज अर्निंग ड्यू टू इनहेंसमेंट इन परफॉर्मेंस, हमेशा परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होता रहेगा जिससे उसका अर्निंग भी बढ़ेगा। आ रहा बात समझ में? इसी के बेसिस पे प्रमोशन वगैरह होता है। रिड्यूस एक्सीडेंट ड्यू टू केयरफुल हैंडलिंग ऑफ मशीन, इंप्लॉय का एक्सीडेंट होने का चांसेस बेटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह मिल गया है। कोई दिक्कत सर? नहीं। इंक्रीज सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, हमेशा उसका मोरल कॉन्फिडेंस जो होगा वो बूस्ट हुआ रहेगा दोस्त। कोई दिक्कत सर? नहीं। लास्ट टॉपिक क्या है सर? लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक आपका बोलता है ट्रेनिंग मेथड। लास्ट स्लाइड, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग। क्या है सर? ये ट्रेनिंग मेथड, कैसे ट्रेनिंग होता है, कितने तरीके से होता है। आ रहा बात में? तो देखो कैसे होता है सर। यहां पे बोल रहा है ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड। बेसिकली बेटा दो मेथड से हो रहा है। काम करते करते ट्रेनिंग, छुट्टी दे करके ट्रेनिंग। पहले बना भाई, पहले इसको ट्रेनिंग करवा दो उसके बाद ज्वाइन करवाना ना, जॉब करते करते ट्रेनिंग करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो दो तरीका हो गया। एक, नहीं पहले इसको जॉब छोड़ो, पहले इसको ट्रेनिंग दो 3 महीने का,
आरावासा में जैसे सीआरपीएफ वगैरह में होता है ना, आर्मी वगैरह में देखते हो ना, पहले ट्रेनिंग दिया जाता है गोली चलाने का। अब डायरेक्ट उसको बॉर्डर पे खड़ा कर दोगे, कोई बात नहीं, बॉर्डर पे भेजो ना, वहीं पे ट्रेनिंग इसका हो जाएगा। तो आतंकवादी आएगा, पता चला लोडे नहीं हो रहा है AK-47, कभी तो ट्रेनिंग पीरियड में थे सर हम, कहाँ गोली चला। तो नहीं, पहले उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रेनिंग दे दिया जाता है। कोई दिक्कत सर नहीं। अब देखो यहां पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब मेथड और ऑफ द जॉब मेथड में क्या है डिफरेंस। ऑन द जॉब मेथड क्या बोल रहा है सर, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। सबसे पहला ये अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप का मतलब ट्रेनी बोला जाता है। वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर ऑफ द वर्क। तुम्हारे पास एक ट्रेनर होगा, तुमको वो ट्रेनर ट्रेंड करेगा, तुमको वो ट्रेनर ट्रेंड करेगा। एग्जाम्पल प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन एक्सेट्रा, जो लोग होंगे वो आपके मास्टर ऑफ द वर्क होगा, वर्कर मतलब वर्क होगा, और वो आपको ट्रेनिंग देगा। कोई दिक्कत नहीं सर, इसको बोला जाता है अप्रेंटिसशिप। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप का मतलब इट इज अ ज्वाइंट प्रोग्राम बिटवीन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस फर्म। बहुत सारा बिजनेस फर्म के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बच्चे जाते हैं, है ना, वहां पे काम सीखने के लिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उनको काम पे रख करके ट्रेनिंग दिया जाता है। देखते हो सीए वगैरह करोगे आगे, नाम सुना होगा आपने सीए का, गलती से भी बहुत लोगों को करना भी होगा यार सीए, है ना। तो वहां पे क्या होता है, आर्टिकलशिप, इंटर्नशिप, ये सब एक ही होता है ना। वो क्या करता है, आपको क्या किया दिया जा रहा है सर, वो अपने ऑफिस में जो सीनियर सीए होता है वो रख करके आपसे काम करवाता है, काम करवाता है आपसे, समझ रहे हो ना। उसको क्या बोला गया, ऑन द जॉब मेथड। उसको ऑन द, यानी कि आपको ऑन द जॉब पे रख करके आपको ट्रेनिंग देना है। कोई दिक्कत सर नहीं। उसको क्या बोला गया, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जिसको बोला गया, डॉक्टर वगैरह भी होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या हो गया, डॉक्टर वगैरह भी, इंटर्नशिप उसको बोल दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर वगैरह देखते हो जाकर हॉस्पिटल में ऑन द जॉब ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन ऑन द जॉब है। कोई दिक्कत सर नहीं। अब इंडक्शन ट्रेनिंग, क्या बोला गया यहां पे, इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग मतलब ओरिएंटेशन, एक तरह से ये ओरिएंटेशन हो गया। न्यू एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट्स वर्क कल्चर एंड कॉलेजेस टू मेक हिम फैमिलियर एंड कंफर्टेबल ऑफ द जॉब। बोला गया कि ओरिएंटेशन रखा जाता है कॉलेजियस से, यानी कि जो उसके कलीग्स हैं, जो उनके काम वर्कमेट हैं, उनके साथ वो कंफर्टेबल फील करे और काम अच्छे से करे। तो बेसिकली ये हो गया ऑन द जॉब। आ जाओ ऑफ द जॉब, बड़ा आसान है सर ऑफ द जॉब। वेस्टिबुल ट्रेनिंग, एक वेस्टिबुल स्कूल होता है। आर्टिफिशियल सिमुलेटेड वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड इन अ क्लासरूम अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क। देखो क्या लिखा रहा है, अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क, है ना। यानी कि जैसे फौज वगैरह में हो गया, उसके बाद जैसे मान के चलो कोई अकाउंटेंट है ना, अकाउंटेंट में क्या किया जाएगा, उसको पहले अलग से ट्रेनिंग दिया जाएगा, नहीं यार पहले इसको ट्रेनिंग दो, वरना कहीं मारने का एंट्री कहां मार दिया, कहां पता चला, आप ढूंढते रहो पीएनएल अकाउंट में कहां कहां इसका इफेक्ट हुआ, है ना। तो नहीं, पहले इसको आराम से ट्रेनिंग दो, उसके बाद, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े कंपनी का अकाउंट जो होता है वो बहुत हाई प्रोफाइल अकाउंट्स होता है, उनमें एक एंट्री गलत मतलब पूरा का पूरा फाइनेंस सेक्टर हिल करके रह जाएगा यार, ये किससे गलती आखिर की हुई। तो चलो ये हमारा हो गया सेवा समाप्त। चैप्टर नंबर 6 भी इस साल 2024 का हो गया क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं सर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो इट में चैप्टर नंबर 7 में, जो कि होगा आपका डायरेक्टिंग। कीप स्टडिंग, बाय बाय। एमसीक्यूज में भेजता जा रहा हूं स्टेट बोर्ड, आप लोग उसको अच्छे से कर लो, क्योंकि आपका अपकमिंग फरवरी स्टार्टिंग फेब में ही आपका वीक में आई थिंक बीएसटी के एग्जाम 3 को है शायद, पता नहीं, तो उससे पहले मैं सारा वीडियो डाल दूंगा, आपका आराम से देख लेना। कुछ नहीं, वन शॉट वीडियो है, एक बार देख लोगे, एमसीक्यूज कर लोगे, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन बना लोगे, सबका बेड़ा पार। जय श्री राम, बाय बाय।